चिंता मत करो। एक बार जब फायर यूनिकॉर्न किसी को मास्टर चुन लेता है तो हम जीवन भर उसके साथ रहते हैं। हम कभी विश्वासघात नहीं करते। आर्यन ने राहत की सांस ली और बड़बड़ाया, तुझे पहले कहना चाहिए था। मास्टर, क्या तुम्हें इस फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई तरीका पता है? फायर यूनिकॉर्न ने पूछा। आर्यन ने डिस्क का लंबे समय तक अध्ययन किया, लेकिन उसकी प्राचीन रचनाएं उसके समझ से परे थीं। उसने सिर हिलाया और बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने अपने दाहिने हाथ को हिलाया। सृष्टिनाश दंड। एक गूंज के साथ वो दंड उसके हाथों में प्रकट हुआ। उसके भीतर मौजूद 3 लाल आंखें धीमे धीमे खुलीं। इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसे शक्ति से खत्म ना किया जा सके। ये तो फिर भी एक फॉर्मेशन है। मैं इसे एक ही बार में चकनाचूर कर दूंगा। 108,000 किलो वजन वाला सृष्टिनाश दंड गरजता हुआ डिस्क के केंद्र पर पड़ा। कचाक, एक विस्फोटक आवाज गूंजी और पूरा लावे का सागर उबलने लगा, लेकिन डिस्क पर एक खरोंच तक नहीं आई, वो जैसे अटूट थी। फायर यूनिकॉर्न ने चिल्लाकर कहा, मास्टर, ये तरीका काम नहीं करेगा। लावे की शक्ति फट रही है। अगर फॉर्मेशन पूरी तरह सक्रिय हो गई तो हम यहाँ निगल लिए जाएंगे। मेरे पिता सही थे, हमें इस फॉर्मेशन को नहीं छूना चाहिए था। लेकिन आर्यन की आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, अगर एक बार काम नहीं करेगा तो 2 बार। उसकी चेतना सीधी सृष्टिनाश दंड में प्रवाहित हो गई। दंड की 3 आंखें पूरी तरह खुल गईं और डिवाइन फायर की लपटें भड़क उठीं। देखते हैं कि तू कितने बार सह सकता है। बूम, दूसरा वार गिरा। इस बार दंड एक काले साए की तरह टूटा और उसका प्रहार इतना प्रचंड था कि पूरा लावा गड़गड़ाहट से हिल उठा। डिस्क टूट गई। दरारें चारों ओर फैल गईं जैसे कांच का बर्तन चटक रहा हो। उसी समय फॉर्मेशन की शक्ति पागलपन से सिमटने लगी और जिस जगह से डिस्क टूटी वहां एक काला भंवर बन गया जो लावा को अपने अंदर तेजी से खींचने लगा। उस चूषण की शक्ति इतनी भयानक थी कि हवा भी खींच रही थी। आर्यन का शरीर खींचने लगा। फायर यूनिकॉर्न बेकाबू होकर लड़खड़ाया। मास्टर, फायर यूनिकॉर्न गरजा। उसकी आवाज में डर साफ था। हम और नहीं टिक सकते, हम इसमें खींचे जा रहे हैं। आर्यन भी ये बात अच्छे से जानता था। उसने सृष्टिनाश दंड को ऊपर उठाया और भारी आवाज में कहा, मुझे मजबूती से पकड़ ले। दंड नीचे पिघली जमीन में गड़ गया। उसका वजन इतना प्रचंड था कि वह अचल खड़ा हो गया, मानो किसी समुद्र को थामने वाली दिव्य सुई हो। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़ा। फायर यूनिकॉर्न ने आर्यन को पकड़ लिया। दोनों उस भयंकर खिंचाव के विरुद्ध जमे रहे। भंवर और तेज हो गया और कुछ ही सेकंड में लावा सागर की हर बूंद, हर जलती हुई लपट, हर गरजता हुआ बुलबुला सब कुछ उस काले भंवर में समा गया। वह पूरा अनंत लावा सागर गायब हो चुका था। उसकी जगह केवल एक विशाल खाली और रहस्यमयी खामोशी बची थी। आर्यन ने धीरे से एक लंबी सांस छोड़ी। आखिरकार यह खत्म हुआ। जिस जगह पहले डिस्क थी वहां अब एक भयावह भंवर की जगह एक गुफानुमा रास्ता खुल चुका था। आर्यन उस ओर चला और सोचा, क्या ये यहाँ से निकलने का रास्ता है? डिंग, बधाई हो आर्यन, धवल फॉर्मेशन का दूसरा लेवल अनलॉक हुआ। विशेष पुरस्कार लेवल जोड़ 1 और फायर यूनिकॉर्न ब्लडलाइन प्राप्त हुई। बधाई हो आर्यन, आपने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर नीलतारा लेवल 5। ये बहुत तेज है। काश यहाँ 180 लेवल होते तो मैं सीधे स्वर पहुंच जाता। आर्यन उत्साहित था। ये लेवल बढ़ाने की गति बीस्ट को मारने से कहीं तेज थी। क्या आप फायर यूनिकॉर्न ब्लडलाइन को निगलना चाहते हैं? सिस्टम की आवाज़ ने फिर से उसे होश में ले आया, लेकिन आर्यन ने जल्दी से जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने फायर यूनिकॉर्न ब्लडलाइन के गुणों की जांच करने के बजाय सीधे सिस्टम शॉप खोली और इसकी कीमत की जांच की। सिस्टम शॉप में एक विशाल संख्या प्रकट हुई, 39 करोड़। ये संख्या देखकर आर्यन की सांसें एक पल को थमसी गईं। ये महिषासुर ब्लडलाइन से भी एक लेवल ऊपर थी। शायद इसका कारण था कि इसमें फायर बीज की शक्ति थी। क्या आप फायर यूनिकॉर्न ब्लडलाइन को निगलना चाहते हैं? सिस्टम की आवाज़ फिर से गूंजी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसके शरीर में उसकी कर्सर ब्लडलाइन उबल रही थी। वह इस शक्ति को निगल लेना चाहती थी, लेकिन आर्यन ने अपने मन को काबू में किया, आंखें बंद की और गहरी सांस छोड़ी। फायर यूनिकॉर्न ब्लडलाइन एक देवस्तर की ब्लडलाइन थी, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली। साथ ही इस ब्लडलाइन का एक और नाम था रक्ततारा। ये रक्तबेला जड़ी की जगह ले सकती थी, वही जड़ी बूटी जो एक तारे की रोशनी में उगती थी और लायबा की बीमारी को ठीक करने के लिए आर्यन को चाहिए थी। नहीं, उसने मन ही मन कहा, मुझे इसे सहन करना होगा। ये निर्णय लेना आसान नहीं था। फायर यूनिकॉर्न ब्लडलाइन की शक्ति इतनी लुभावन थी कि वो उसे अपने भीतर सोखने के लिए बेताब था, लेकिन लायबा की जिंदगी उसकी अपनी शक्ति से कहीं ज्यादा कीमती थी। उसने अपनी आंखें खोली और सिस्टम को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। मास्टर, क्या हम नीचे जाएं? तीसरा स्तर हमारे नीचे होना चाहिए। फायर यूनिकॉर्न, जो अब तक चुपचाप आर्यन के पास खड़ा था, ने पूछा। चलो चलते हैं, आर्यन ने तुरंत कहा। उसका मन अब उस भयंकर गुफा की ओर था जो उसके ठीक सामने थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और भीतर प्रवेश किया।
जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा उसे लगा जैसे वह समय और स्थान की सीमाओं को पार कर किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हो। एक चमकीली रोशनी ने उसे घेर लिया और जब उसकी आंखें इस नई दुनिया से सामंजस्य बिठाने लगी तो उसने देखा कि वो एक विशाल खाली गुफा में खड़ा था। गुफा की छत पर चमकते हुए अज्ञात खनिज टिमटिमा रहे थे जैसे तारे रात के आकाश में। गुफा का फर्श चिकना और ठंडा था और इसके केंद्र में एक छोटी सी वेदी थी। वेदी पर धूल की मोटी परत जमी थी जैसे सदियों से कोई यहाँ नहीं आया हो। लेकिन वेदी के केंद्र से एक रहस्यमयी रोशनी की किरण बाहर निकल रही थी। ये रोशनी इतनी तीव्र थी कि गुफा में जड़े सारे खनिज इसी के प्रतिबिंब में रोशन हो रहे थे। वेदी, आर्यन ने बुदबुदाया, क्या ये कुछ बुलाने के लिए है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी गहराई में इस सुनसान गुफा में एक वेदी का होना सामान्य नहीं था। ध्यान से उसने फायर यूनिकॉर्न को चेतावनी दी, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। वेदियां आमतौर पर पवित्र स्थानों पर होती थीं लेकिन यहाँ इस सुनसान गुफा में ये वेदी किसी अनहोनी घटना की ओर इशारा कर रही थी। आर्यन के दिमाग में बाहर के दृश्य बार बार उभरने लगे। शवजीवी विशाल जंजीरें और रसातल के दोनों ओर सैकड़ों ताबूत, यह सब उसे किसी भयानक और खतरनाक अनुष्ठान की याद दिला रहा था। तू यहीं रुक, मैं वेदी पर जाकर देखता हूँ, उसने यूनिकॉर्न से कहा। फिर अपनी असुरा ब्लेड को मजबूती से पकड़कर धीरे धीरे वेदी की ओर बढ़ा। उसका हर कदम सावधानी से भरा था जैसे वह किसी जाल में फंसने से डर रहा हो। वेदी के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद भी उसे कुछ खास नहीं मिला। वेदी साधारण लग रही थी लेकिन उसके केंद्र से निकलती रोशनी उसे बेचैन कर रही थी। फिर वो वेदी पर चढ़ा और उसने देखा कि वहाँ एक विशाल काला कड़ाह था। यह एक बहुत ही साधारण सा पत्थर का कड़ाह था, इसमें कुछ भी खास नहीं था। उसके बगल में ही एक बड़ा सा छेद था जिससे वह रोशनी निकल रही थी। शायद ये यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, अगर कोई और निकास नहीं है तो हम यहाँ से रेंग कर बाहर जा सकते हैं, आर्यन ने बड़बड़ाया। अचानक एक खतरनाक शक्ति ने आर्यन को जकड़ लिया। वेदी पर भयानक लाल रोशनी चमक उठी और उस शक्ति ने आर्यन को पत्थर के कड़ाह के खिलाफ दबा दिया। एक तेज टक्कर हुई और उसके माथे से खून की बूंद टपक कर कड़ाह में गिर गई। उस खून को कड़ाह ने तुरंत अवशोषित कर लिया। एक लाल रोशनी की किरण ऊपर की ओर उछली, गुफा से बाहर निकली और 9 स्वर्गों को भेदती चली गई। उस पल आर्यन की चेतना डूबने लगी। कमबख्त, ये क्या हो रहा है? उसने मन ही मन चिल्लाया। उसकी चेतना अब एक सर्प जैसे विशाल बीस्ट के सामने थी। ये बीस्ट इतना विशाल था कि आर्यन उसके सामने एक चींटी जैसा लग रहा था। उसकी 2 चमकती आंखें आर्यन को घूर रही थीं और उसका दबाव ऐसा था जैसे वह उसे कुचल देगा। आखिरकार एक ब्लड लाइन मिली जो मुझे जगा सकती है लड़के। मैं तेरा बहुत आभारी हूँ। मैं तेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। उस विशाल सर्प ने अपना मुंह खोला। आर्यन का दिमाग कुछ भ्रमित था। क्या मैंने डिवाइन ड्रैगन को बुला लिया? उसने सोचा, लेकिन वो सतर्क था। उसने तुरंत कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस मेरी चेतना को छोड़ दे। क्या दुनिया में ऐसी अच्छी बात हो सकती थी? आर्यन को यकीन नहीं था। यह मत सोचो कि आकाश से खजाने की बारिश होगी। अगर हुई भी तो शायद नीचे तक पहुंचने में वह खराब हो चुका होगा। विशाल सर्प थोड़ा हैरान हुआ। तू पहला मानव है जिसकी कोई इच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि तू लालची नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या ये कोई छिपा हुआ मिशन शुरू करने का इनाम है? ये सोचते हुए आर्यन मन ही मन खुश हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह कोई परीक्षा थी और उसने लालच ना दिखाकर खुद को साबित कर दिया, जैसा अक्सर बच्चों की कहानियों में होता है। लेकिन बीस्ट की अगली बात ने उसके उत्साह पर पानी फेर दिया। हाँ, इसे इनाम ही समझ। इस तरह मुझे तुझे खाने पर तेरे लालच को शुद्ध करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बीस्ट ने कहा। मुझे खाना? आर्यन का शरीर कांप उठा। उसकी नजरें तन गई। विशाल सर्प ने कहा, हाँ, तेरी ब्लड लाइन मुझे जगा सकती है। मुझे तेरी ब्लड लाइन की और शक्ति चाहिए ताकि मेरी ताकत वापस आ सके। बता, क्या मुझे तुझे खाना चाहिए? उसने बहुत लापरवाही से कहा। उसने आर्यन को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। अगर तू मुझे खाएगा तो तुझे शक्ति मिल सकती है। उसने सिर उठाकर सर्प को घूरा। तो अगर मैं तुझे मार दूं तो मुझे क्या मिलेगा? विशाल सर्प जोर से हंसा। तू मुझे मरेगा, एक पिद्दी मानव। उसकी हंसी में तिरस्कार था। मैं स्वर्ग लोक का नागदेव हूँ। अगर मुझसे गलती ना हुई होती तो मैं यहाँ नहीं फंसता। मैं एक देव बीस्ट हूँ जो देवयुग क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। फिर से देवयुग क्षेत्र। आर्यन का दिल कांप गया। दग्धात्मा ने भी इस जगह का जिक्र किया था, स्वर्णपंख मछली ने भी इसका जिक्र किया था। अब ये नागदेव भी देवयुग क्षेत्र की बात कर रहा है। ये कैसी जगह है? ठीक है, नागदेव ने उसे घूरा। अब मुझे अपनी सारी शक्ति दे दे। अचानक एक अदृश्य शक्ति फट पड़ी। आर्यन का पूरा शरीर झटके से कांप उठा। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने लोहे की जंजीरों से उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। उसकी त्वचा पर नसें फटने लगी और उसके माथे से खून बहने लगा। बूंद बूंद टपक कर नीचे उस पत्थर की वेदी पर गिर रहा था जिसे कड़ाह द्वारा तेजी से अवशोषित किया जा रहा था। आर्यन ने छटपटाकर अदृश्य बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश की। उसका शरीर फट रहा था, चेतना चीख रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। नागदेव के सामने उसकी चेतना बहुत छोटी थी, बिल्कुल शक्तिहीन।
क्या तुझे पता है ये कैसा एहसास है? मृत्यु का एहसास। नागदेव पागलपन से हंसा। मानव, मेरी शक्तियों को वापस लाने में मदद करने के लिए तुझे गर्व महसूस करना चाहिए। लेकिन आर्यन की आंखों में डर की जगह ज्वाला थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे छोड़ दे। नागदेव का चेहरा विकृत हंसी से भर उठा। तेरी मामूली सी चेतना कभी मेरी बेड़ियों को तोड़ नहीं पाएगी। मानव, तू बहुत कमजोर है। हा। जैसा उसने कहा था, आर्यन की चेतना उसकी बेड़ियों को तोड़ नहीं पा रही थी। भले ही वो उसकी चेतना को छोड़ दे, फिर भी वही होता। वह पूरी तरह से कुचल दिया जाता। आर्यन का मन टूटने लगा। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर सृष्टिनाश दंड को पुकारना चाहा, सूर्य गरुड़। लेकिन उसके विचार दंड से जुड़ नहीं पा रहे थे, मानो कोई दीवार उसके और दंड के बीच खड़ी हो। नागदेव हंसा, ये सब व्यर्थ है। जिस पल तूने इस वेदी पर कदम रखा, तू मेरी बलि बन गया। अब तेरी आत्मा, तेरी ब्लडलाइन, तेरा सब कुछ मेरा है। हा। नागदेव पागलपन से हंसा। वह आर्यन की ब्लडलाइन शक्ति से और ज्यादा उत्साहित हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मानव के पास इतनी शक्तिशाली ब्लडलाइन हो सकती है। वेदी, बलि, आर्यन ने पागलपन से सोचा, फिर एक बिंदु पर आकर ठहर गया। उसने दांत भींचे और कहा, तो तेरी शक्ति वेदी के अंदर है। नागदेव हैरान हुआ और आश्चर्य से बोला, तू वाकई बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, तू मरने वाला है। आर्यन के मुंह का कोना हल्के से मुड़ा और उसने कहा, क्या देर हो गई? मुझे क्यों लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है। सृष्टिनाश दंड से विचार जुड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बस एक हथियार था। भले ही यह ओमानिवस स्तर का था, फिर भी यह एक हथियार ही था। लेकिन फायर यूनिकॉर्न उसका पालतू बीस्ट था, सिस्टम द्वारा मान्यता प्राप्त पालतू बीस्ट। आर्यन का विचार हमेशा फायर यूनिकॉर्न से संवाद कर सकता था। उस पल में आर्यन ने दहाड़ कर कहा, फायर यूनिकॉर्न, जल्दी से वेदी को तोड़ दें। उसकी आवाज़ जैसे ही फीकी पड़ी। दूर इंतजार कर रहा फायर यूनिकॉर्न अचानक दहाड़ा और जोर से आगे बढ़ा। वेदी से ऊर्जा की एक लहर फटी, मानो किसी राक्षस का हाथ यूनिकॉर्न को पीछे धकेलना चाहता हो। लेकिन उस पल यूनिकॉर्न ने महसूस किया कि उसके मास्टर की जान खतरे में है। उसने एक पल भी संकोच नहीं किया। उसके शरीर पर जलती लपटें और भी भयानक हो गईं। वह गरजता हुआ आगे बढ़ा कर रहा और अपनी तेज लपटों से वेदी की सारी शक्तियों को भस्म कर दिया। अगले ही पल धड़ाम, फायर यूनिकॉर्न पूरी ताकत से वेदी से टकराया। वेदी चटक गई। लाल पत्थर के टुकड़े उड़ने लगे और हवा में नागदेव की दहाड़ गूंज उठी। नहीं फायर यूनिकॉर्न, मैंने तुझे बनाया था। तू धवल फॉर्मेशन का रक्षक बीस्ट है। तू मेरे साथ विश्वासघात कैसे कर सकता है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वेदी टूटी, आर्यन की चेतना पर बंधी बेड़ियां टूटकर बिखर गईं। उसका शरीर भी कैद से आज़ाद हो गया। डिंग, लाल चेतावनी, आपकी एचपी बहुत कम है, कृपया इसे जल्दी से भरें। लाल चेतावनी, आपकी एचपी बहुत कम है, कृपया इसे जल्दी से भरें। सिस्टम लगातार चीख रहा था। लाल रोशनी बार बार चमक रही थी, जैसे उसकी मृत्यु का काउंटडाउन शुरू हो गया हो। लेकिन आर्यन की आंखों में केवल ज्वाला थी। उसका शरीर एक उछाल के साथ हवा में उठा। उसका दाहिना हाथ कसा और वह गरजा, सूर्य गरुड़, मुझे अपनी शक्ति दे। वूश, सृष्टिनाश दंड उसकी हथेली में प्रकट हुआ। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद की और वेदी पर कड़ा पर भारी हमला किया। तारांकन, धड़ाम, तारांकन। डिवाइन फायर की चिंगारियां गुफा की छत को छू गई और पत्थर का कड़ा चूर चूर हो गया। कड़ा के नीचे एक धड़कता हुआ विशाल दिल आर्यन के शरीर से बहने वाले खून को पागलपन से अवशोषित कर रहा था। एक विशाल दिल जो सूरमास के आकार से 3 गुना बड़ा था। आर्यन स्तब्ध रह गया। ये तेरा दिल है ना? नागदेव। नागदेव की आवाज़ अब भी अहंकार से भरी थी। तो क्या हुआ अगर यह मेरा हृदय है? क्या तुझे लगता है एक तुच्छ मानव और उसका बीस्ट मेरे अस्तित्व को डिगा सकते हैं? तेरी तो मास्टर, मैं इसे अभी जलाकर राख कर दूंगा। फायर यूनिकॉर्न गुस्से से दहाड़ा। लेकिन आर्यन ने हाथ हिलाकर कहा, जल्दी मत कर। आर्यन के होठों के कोने एक खतरनाक मुस्कान में मुड़े। किसने कहा कि मैं तुझे मारना चाहता हूँ? नागदेव ने गर्व से हंसा, तेरी ताकत काफी नहीं है, तू बहुत कमजोर है, तुम सब बस चींटियां हो। हा। उसकी हंसी पूरी होने से पहले आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, क्या तुझे पता है मेरी ब्लडलाइन की शक्ति इतनी मजबूत क्यों है? नागदेव चौंक उठा। नहीं, आर्यन ने आगे कहा, क्योंकि यह हर तरह की शक्तियों को अवशोषित कर सकती है। तूने अभी मेरी शक्ति अवशोषित की, अब मेरी बारी है। एक कदम के साथ वह तेजी से पास आया और अपनी हथेली विशाल दिल के ऊपर रख दी। आर्यन की नज़र अचानक गहरी हो गई और उसने भारी स्वर में दहाड़ा कर पिशाच तकनीक अवशोषित कर। उसकी हथेली से काला भंवर फूटा और वह सीधे नागदेव के दिल से शक्तियों को निगलने लगा। ऊर्जा की धाराएं नग्न आंखों से दिख रही थी, जैसे किसी नदी को उल्टा खींचा जा रहा हो। मेरी ब्लडलाइन अवशोषित की, मैं तुझे सोखकर एक सूखे कंकाल में बदल दूंगा। उस पल में नागदेव अचानक गुस्से में आ गया। नीच मानव, तू क्या करना चाहता है? मेरी शक्ति अवशोषित करना? क्या तुझे लगता है तेरा शरीर इसे सह सकता है? आर्यन की मुस्कान और चौड़ी हो गई।
भले ही मैं इसे सह ना सकूं लेकिन तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो रुका नहीं और भी पागलपन से अवशोषित करने लगा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका शरीर इसे सह सकता है या नहीं, उसका एकमात्र लक्ष्य था उसे सोख कर मार डालना। कमी ने मेरी चेतना को बांधा, मेरा खून पिया। तू चाहता है कि मैं तुझ पर गर्व करूं? क्या तेरा दिमाग गोबर से भरा है? अब तुझे मुझ पर गर्व करना होगा। शक्ति लहरें लगातार आर्यन के शरीर में अवशोषित हो रही थी। फायर यूनिकॉर्न स्तब्ध था और बार बार कह रहा था, मास्टर इसे सोख कर मार डालो, इसे सोख कर मार डालो। विशाल दिल तेजी से सिकुड़ रहा था, उसकी शक्ति भी सूख रही थी। नागदेव गरजता हुआ बोला, मानव रुक रुक। रुकूं मैं? बस तुझे सोख कर मारना चाहता हूँ। आर्यन ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वो उसे तब तक मारना चाहता था जब तक वह कमजोर था। हालांकि यह नागदेव का दिल था, अगर वह इसे मार सकता था तो वो इसे लूट प्राप्त कर सकता था। और सबसे जरूरी बात, आर्यन को अभी एक्सपी पॉइंट्स की जरूरत थी, उसे लेवल बढ़ाने की जरूरत थी। तो वह रुक नहीं सकता था। नागदेव ने गुस्से में कहा, मैं नागदेव बीस्ट हूँ, मैं स्वर्ग से आया देव बीस्ट हूँ। आर्यन ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, भले ही तू स्वर्ग का राजा हो, मैं तुझे मार डालूंगा। नागदेव ने कहा, मुझे छोड़ दे, मैं तेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मैं तेरी कोई भी मदद कर सकता हूँ। क्या तू मंदबुद्धि है या तुझे लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ? अगर तुझ में इतनी महान क्षमता है तो तू यहाँ फंसा क्यों है? आर्यन हंसा। अगर वो नागदेव की बातों पर विश्वास करता तो वह एक केला लेकर खुद को मार लेता। नागदेव हैरान हुआ और फिर गुस्से में बोला, मेरे पास ढेर सारे जादुई खजाने हैं, ढेर सारे आत्मिक खजाने भी। बस तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे सब दे सकता हूँ। हाँ, तेरे पास ढेर सारे आत्मिक खजाने हैं। मुझे खेद है लेकिन तुझे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे मरते ही वह सारे मुझे अपने आप मिल जाएंगे। आर्यन हंसा और बोला, मूर्ख नागदेव, ये बेकार है। मुझे भड़काने का केवल एक ही परिणाम है, वो है यमराज से मिलना। आर्यन की कर्स्पिशाच तकनीक की शक्ति और तेज हो गई, जिसने नागदेव को जीने का कोई मौका नहीं दिया। इस वक्त दूसरों को जिंदा छोड़ने का मतलब अपनी मौत को न्योता देना था। ये नागदेव का दिल था और ये उसकी शक्ति का स्रोत भी था। विशाल दिल कांप रहा था। नागदेव भी डर गया था और बोला, मेरी जान बख्श दे, मैं तेरा गाय घोड़ा और गुलाम सब बनने को तैयार हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं, आर्यन ने चिल्लाकर कहा। नागदेव ने हार नहीं मानी और बोला, मेरी शक्ति अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है। मेरी मदद से मैं तुझे इस दुनिया के शिखर पर खड़ा कर सकता हूँ, कोई भी तेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। आर्यन ने कहा, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद इस दुनिया के शिखर पर खड़ा हो जाऊंगा। तो तू नरक में जा। लेकिन अब उसकी ब्लडलाइन अवशोषण की सीमा तक पहुंच गई थी। कर्स्पिशाच तकनीक की शक्ति वापस ले ली गई। नागदेव का दिल हैरान हुआ। उसने सोचा कि यह खत्म हो गया और तुरंत घमंडी हो गया, नीच मानव, मैं तुझे कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। अभी उसकी बात भी खत्म नहीं हुई कि आर्यन की आंखें गुस्से से चमक उठी। तो देखते हैं कि कौन कीमत चुकाता है। फट जा। सारी अवशोषित शक्ति अचानक दोगुनी ताकत से फट पड़ी और सारी शक्ति नागदेव के दिल में घुस गई। तुरंत बाद वह दिल विशाल और काला हो गया। यह एक गुब्बारे की तरह फूल गया था। नागदेव की आवाज कांप रही थी, ये एक ऐसी शक्ति है। ये आर्यन ने उत्साह से कहा, ये तुझे मारने की शक्ति है, अब मेरे लिए फट जा। नागदेव का दिल फट गया और सिस्टम भी गूंज उठा। डिंग। सिस्टम की तीखी बीप गूंजी। आर्यन का दिल धड़क उठा और वह मन ही मन उलझन में पड़ गया। क्या मुझे काल मूल्य का उपयोग करना चाहिए? अभी मेरे पास बस 300 काल मूल्य पॉइंट्स हैं। अगर मैंने इसे सक्रिय किया तो बस पहले लेवल का ही चालू हो पाएगा और बाकी 200 ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। क्या ये सही फैसला होगा? वह कुछ पल सोचता रहा। हवा में नागदेव बीस्ट की खूनी गंध अभी भी फैली हुई थी। चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। सक्रिय करो। डिंग। बधाई हो आर्यन, नागदेव बीस्ट के दिल को खत्म करने पर आपको एक्सपी पॉइंट्स, काल ऊर्जा पॉइंट और एक अमर मूल्य प्राप्त हुआ है। बधाई हो आर्यन, नाग विधि प्राप्त हुई है। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? बधाई हो आर्यन, नागदेव ब्लडलाइन प्राप्त हुई है। क्या आप इसे अवशोषित करना चाहेंगे? बधाई हो आर्यन, नागवीर तलवार प्राप्त हुई है। लगातार विस्फोटक जैसी सूचनाओं की आवाजें आर्यन के कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई पटाखों की माला फूट रही हो। ये सब बेहतरीन चीजें थी, खासकर आखिरी नागवीर तलवार। ये नागदेव बीस्ट के शरीर की सबसे कठोर हड्डी से बनी थी, जो एक तेजधार तलवार की शक्ल में थी और इसका ब्लेड इतना तेज था कि हवा को भी चीर सकता था। इसका सिरा काले चमड़े से लिपटा हुआ था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली इनाम काल मूल्य से मिलने वाला अभी बाकी था। आर्यन का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मन ही मन बुदबुदाया, ओ काल मूल्य, तू मुझे कुछ जबरदस्त चीज देना, नहीं तो मेरा भारी नुकसान हो जाएगा। मतलब 200 पॉइंट्स की बलि चढ़ जाएगी। डिंग। बधाई हो आर्यन, आपने पहले लेवल का काल मूल्य सक्रिय किया है और एक विशेष वस्तु प्राप्त की है। कृपया निम्न में से एक चुने। नारंगी डिब्बा, मिथकीय डिब्बा, क्रम डिब्बा, अज्ञात डिब्बा। नारंगी डिब्बा, इस बार मैं तुझे चुन रहा हूं तो कुछ कमाल का देना यार।
अगर कोई धाकड़ अस्त्र नहीं तो कम से कम एक चांदनी परी ही दे देना जो मेरे बिस्तर को गर्म रखे और रातें सुहानी करे। उसने जोर से चिल्लाकर कहा। डिंग, बधाई हो आर्यन, आचार्य अमृतेश प्राप्त हुए हैं। अरे क्या बकवास है आचार्य अमृतेश, ये कौन सी नई चीज है। आर्यन भौचक्का रह गया, उसका चेहरा सिकुड़ गया जैसे किसी ने नींबू चटा दिया हो। वो तुरंत सिस्टम को खोलकर जांचने लगा, उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चल रही थीं। वस्तु, आचार्य अमृतेश। स्तर, हकीम देव। विवरण, आचार्य अमृतेश की समय सीमा बस 5 मिनट है। अगर परिस्थितियां अनुकूल हों तो आप अपनी मर्जी से कोई भी गोली बनवा सकते हैं। वाह रे क्या बात है, ये तो जबरदस्त है। आर्यन की आंखें चमक उठीं। भविष्य में गोलियां बनाने में किससे डरना। काल मूल्य तो सच में काल मूल्य है, हमेशा चौंकाने वाली चीज देता है। ये हर बार की तरह था, काल मूल्य उसे हमेशा उत्साह के चरम पर पहुंचा देता था और यह केवल पहले लेवल का था। अगर ये तीसरे, चौथे या 5वें लेवल का होता तो कितनी जबरदस्त लूट मिलती। सोचते हुए आर्यन की उत्सुकता और बढ़ गई, जैसे कोई खजाने की तलाश में खो गया हो। जब आर्यन इन गुणों की जांच कर रहा था, सिस्टम फिर से लगातार सूचनाओं से गूंज उठा। डिंग, 18 स्तरीय नर्क का पहला स्तर खुल गया है। उसी समय आर्यन के शरीर से एक जोरदार धमाका हुआ और अचानक 18 स्तरीय नरक की शक्ति जाग उठी। ये सुनहरी रोशनी से चमकने लगी, एक पवनचक्की की तरह घूमती हुई। सुनहरी किरणें चारों दिशाओं में फैल गईं, गुफा को रोशन करती हुई और हवा में एक शुद्ध ऊर्जा भर गई। 18 स्तरीय नर्क धरती पर टूटा हुआ था, लेकिन यह उन कुछ जादुई खजानों में से एक था जो आर्यन ने डार्क वर्ल्ड में लाए थे, और यह हमेशा आर्यन की स्पेस रिंग में बिना किसी प्रतिक्रिया के पड़ा रहा था। लेकिन अब इसकी अचानक हुई सक्रियता ने आर्यन को चौंका दिया, उसका दिल डर से कांप उठा। रंबल रंबल रंबल, विस्फोटों की आवाजें एक के बाद एक गूंज रही थी। साथ ही जंजीरों के खींचे जाने की धातु की कर्कश आवाजें भी सुनाई दी, जैसे कोई कैदी छटपटा रहा हो। उसी पल, डिंग, बधाई हो आर्यन, 18 स्तरीय नरक के पहले स्तर में नागदेव बीस्ट को सील कर दिया गया है। विशेष इनाम के रूप में 10,000 एक्सपी पॉइंट्स और 1000 काल ऊर्जा पॉइंट्स प्राप्त हुए। इसके बाद सुनहरी रोशनी सिकुड़कर 18 स्तरीय नर्क के पहले स्तर में समा गई। नागदेव ने एक दर्द भरी चीख निकाली। फिर सब कुछ शांत हो गया। नागदेव बीस्ट की शक्ति और 18 स्तरीय नर्क की ऊर्जा दोनों गायब हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आर्यन का विचार 18 स्तरीय नरक में प्रवेश कर गया। उसने देखा कि पहला स्तर जंजीरों से भरा हुआ था, काली चमकदार जंजीरें जिन पर तरह तरह के सील मंत्र उत्कीर्ण थे। जंजीरों के केंद्र में एक विशाल बीस्ट था जो स्वर्णपंख मछली से भी 2 गुना बड़ा था। उसका शरीर उन जंजीरों से ढका हुआ था जो उसे कसकर बांधे हुए थी, और वो हल्के हल्के कांप रहा था। ये महसूस करते हुए कि आर्यन का विचार वहां पहुंचा है, नागदेव बीस्ट ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं और वह दहाड़ा, कुत्ते कमीने, मेरी वेदी को तोड़ा, मेरे दिल को चीर डाला और अब मुझे इस नर्क जैसे जगह में कैद कर दिया। मैं तुझे मार डालूंगा, तू निश्चित रूप से मरेगा। नागदेव बीस्ट की दहाड़ से पूरा स्तर कांप उठा, लेकिन वह सिर्फ दहाड़ ही सकता था। उसका शरीर जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वह हिल भी नहीं पा रहा था। आर्यन की इच्छा छवि हवा में तैर रही थी। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला और जोर से चिल्ला, मुझे मारना चाहता है ना? आकर मार ले अभी। आर्यन की आवाज और घमंडी हो गई, मेरे जगह में आकर अभी भी इतना घमंड? पहले देख ले ये किसका इलाका है। उसके विचार ने हिलकर 18 स्तरीय नर्क को नियंत्रित किया। तुरंत एक शक्ति जागी और जंजीरें कचाक कचाक की आवाज के साथ सिकुड़ गईं। उन्होंने नागदेव बीस्ट को सीधा खींच लिया, उसे लटका दिया जैसे कोई फंदे में फंसी मछली। नागदेव बीस्ट का चेहरा दर्द से काला हो गया। उसके मुंह से खून उछला और वो कराहने लगा, आह रुक जा कमीने। आर्यन ने कोई दया नहीं दिखाई। वो ठंडे स्वर में हंसा, चल एक बार और चिल्ला, देखते हैं कितना जोर है तुझमें। नागदेव बीस्ट 18 स्तरीय नरक की शक्ति से पूरी तरह कुचला जा चुका था। वह हिल तक नहीं पा रहा था। उसने आर्यन को घूरा, आंखें खून से लाल थी, हत्या की भावना से भरी हुई, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। यहाँ आर्यन राजा था और वो तो बस एक छोटी सी चींटी। नागदेव बीस्ट, यहाँ रह और मेरा इंतजार कर। आर्यन ने ठंडी मुस्कान दी, फिर अपने विचार को वापस लिया और शरीर में लौट आया। उसका दिल थोड़ा कांप रहा था। इसने सीधे नागदेव बीस्ट को भी सील कर दिया। इसके अलावा 18 स्तरीय नर्क की शक्ति पूरी तरह बदल गई है। क्या हो सकता है कि मेरे साथ आए सारे खजाने तापकाल की शक्ति से और मजबूत हो गए हैं? अगर ऐसा है तो इम्प्रेस अश्रु का क्या? उसकी शक्ति क्या होगी? और बाकी चीजों का क्या? डिंग, जब आर्यन इन विचारों में खोया था, सिस्टम एक बार फिर से गूंज उठा। 18 स्तरीय नर्क की छवि उसके दिमाग में उभरी। वो अब नागदेव बीस्ट के ऊपर एक नीला बार देख सकता था जो धीरे धीरे भर रहा था। ये कोई एचपी बार नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। बार के नीचे 2 शब्द लिखे थे, बीस्ट विकासन। बीस्ट विकासन। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जिन सील जंजीरों ने नागदेव बीस्ट को जकड़ा हुआ है, वह इसे सील करने के लिए नहीं है, बल्कि शुद्ध करके विकसित कर रही हैं?
मेरे लिए एक महाशक्तिशाली योद्धा तैयार कर रही हैं। वाह, ये तो स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। आर्यन ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसी पल फायर यूनिकॉर्न ने अचानक कहा, मास्टर, ये जगह अब ढहने वाली है, हमें फौरन निकलना चाहिए वरना हम दब जाएंगे। गुफा की छत से पत्थर दर पत्थर टूटकर गिर रहे थे और पूरा पर्वत कांप रहा था जैसे कोई भूकंप आ गया हो। धूल और मलबा हवा में उड़ रहा था और हवा में एक खतरनाक सीटी बज रही थी। आर्यन अपनी सोच से बाहर निकला। वह घबरा गया और बोला, हाँ चलो भागते हैं। लेकिन क्या धवल फॉर्मेशन टूट गई या नहीं? अगर वो बची रही तो? फायर यूनिकॉर्न ने तेजी से कहा, मास्टर, अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं। भागना ज़्यादा जरूरी है। मेरे पिता ने एक बार बताया था कि धवल फॉर्मेशन एक जगह पर नहीं है, ये कई हिस्सों में बनती हुई है, अलग अलग जगहों पर। हम बाद में देख लेंगे। आर्यन पलटा और फायर यूनिकॉर्न की पीठ पर सवार हो गया। यूनिकॉर्न ने अपनी फायर शक्तियों को फैलाया और एक रोशनी बनकर तेजी से दौड़ पड़ा, गुफा के टूटते ढहते हिस्सों से बचते हुए बाहर की रोशनी की ओर। पूरी नागकूट पर्वत श्रृंखला हिंसक रूप से कांप रही थी, जैसे कोई प्राचीन राक्षस नीचे से जाग उठा हो। पहाड़ फट रहे थे, विशाल चट्टानें टूटकर नीचे लुढ़क रही थीं और हजारों बीस जंगली जानवरों की तरह चीख रहे थे। ये क्या हो रहा है? मानो दुनिया खत्म हो रही हो। धवलकुल के पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। कई इमारतें ढह गईं। शिष्य और एल्डस स्थिर खड़े नहीं हो पा रहे थे, वे एक दूसरे को थामकर गिरने से बच रहे थे। 10 लाख मील के दायरे में काल ऊर्जा की आभा पूरी तरह से अराजक हो गई थी। यह अब मददगार नहीं लग रही थी, बल्कि शरीर में घुसकर दिमाग को पागल कर रही थी, जैसे कोई जहर फैल रहा हो। शहयार ने भौहें सिकोड़कर पूछा, किसी को पता चला कि ये सब क्यों हो रहा है? जल्दी बताओ। एक शिष्य जो कुल के खुफिया विभाग में काम करता था दौड़ता हुआ आया। कुलपति, भूकंप का केंद्र यहाँ से 3000 मील दूर एक घाटी से आया है। वहाँ 10 मील के दायरे में सब कुछ खंडहर में बदल गया है। शहयार की आंखें सिकुड़ गईं। 3000 मील दूर एक घाटी? वह तो दफन घाटी है जो जीवितों के लिए निषिद्ध है। वहाँ तो सदियों पुरानी सील है जहाँ कोई शक्तिशाली बीस्ट कैद होना चाहिए। कुलपति होने के नाते शहयार को इस पूरे इलाके का कुछ गुप्त इतिहास पता था। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या वहां से कुछ निकला? कोई बीस्ट या कोई ऊर्जा? शिष्य ने सिर हिलाया, मेरी जानकारी के अनुसार कोई भी बीस्ट बाहर नहीं निकला कुलपति जी। केवल एक आग की लपट बाहर निकली जो तुरंत गायब हो गई। आग की लपट? शहयार ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। उसे चिंता करने की कोई बात नहीं लगी, क्योंकि कुल की सुरक्षा अभी प्राथमिकता थी। लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। आर्यन कहाँ है? क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? एक बूढ़े एल्डर ने सिर हिलाकर कहा, हमने 30 से ज्यादा खोज दल भेजे और सभी 18 शहरों की तलाशी ली, मगर फिर भी उसे नहीं ढूंढ पाए। ऐसा लगता है जैसे वह लड़का दुनिया से ही गायब हो गया हो। धवलकुल के क्षेत्र में आने वाले यह 18 शहर ही बाहर की दुनिया की ओर जाने वाले एकमात्र रास्ते थे। अगर आर्यन धवलकुल के इलाके को छोड़ना चाहता तो उसे इन शहरों से होकर गुजरना पड़ता। शहयार की आंखें गहरी हो गईं और वो बुदबुदाया, लड़के तू कहाँ चला गया? क्या तू सच में भाग गया? उन्हें लगा कि आर्यन ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आर्यन ने नागकूट पर्वत श्रृंखला को कभी छोड़ा ही नहीं था, बल्कि वो पर्वत श्रृंखला की गहराई में चला गया था। और ये शहयार की ही गलती थी, क्योंकि उसने आर्यन को नागकूट पर्वत श्रृंखला में नहीं ढूंढा। दूसरी ओर खंडहरों के बीच सूरमास के चेहरे से आंसू झरने की तरह बह रहे थे और वह लगातार मलबे को अपने हाथों से खोदने की कोशिश कर रहा था। उसके नाखून टूट चुके थे, उंगलियों से खून बह रहा था, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। बॉस, बॉस, तुम कहाँ हो? जल्दी से बाहर निकलो, वह चिल्ला रहा था। उसकी आवाज में दर्द और हताशा साफ झलक रही थी। मास्टर, यहाँ देखो, यहाँ कोई है, दूर से एक आवाज आई। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं।
अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। मास्टर, यहाँ कोई है। तुरंत कई आकृतियां सूरमास के पीछे उतरीं। ये वो शिष्य थे जो कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्वत श्रृंखला में आए थे। उनके कपड़े धवलकुल के नहीं थे बल्कि चमकदार नीले रंग के और पीठ पर 2 शब्द कड़े हुए थे, इंद्रकुल। ये कुल नवखंड महासंघ के अंतर्गत आने वाले अनगिनत कुलों में से एक था और उनका प्रभाव हाल के वर्षों में बहुत बढ़ गया था। न केवल इंद्रकुल के लोग बल्कि अन्य शक्तिशाली कुलों और कबीलों के लोग भी वहां पहुंच चुके थे, लेकिन सभी फिलहाल छिपे हुए थे और देखना चाहते थे कि इस बड़ी घटना का कारण क्या था। इसके अलावा उनके आने की एक और वजह थी, ये बड़ी तबाही कहीं किसी गुप्त खजाने के प्रकट होने के कारण तो नहीं थी जो उनकी किस्मत बदल दे। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति इंद्रकुल का एल्डर नाम फेरान बाहर निकला। रोते हुए सूरमास को देखकर वो जोर से हंसा। अरे, तेरे जैसा मजबूत आदमी इस तरह रो रहा है? क्या तेरे माँ बाप मर गए या कोई प्रेमिका छोड़ गई? सूरमास ने उसकी अनदेखी की। वह अभी भी खोदता रहा जैसे दुनिया से बेखबर। अचानक एक शिष्य हिला और सूरमास के सामने उतरा। वो डांटते हुए बोला, लड़के, मास्टर तुमसे बात कर रहे हैं। क्या तूने सुना नहीं या तू बहरा है? सूरमास ने अपनी आंखें हल्के से उठाईं। वे लाल हो चुकी थीं आंसुओं से। वह चिल्लाया, हट जा, मुझे अकेला छोड़ दे। शिष्य की आंखें क्रूर हो गईं। कुत्ते, तू मरने की तमन्ना रखता है? देखता हूँ तेरी हिम्मत। शिष्य ने अपनी तलवार निकाली, एक चमकदार ब्लेड जो ब्लडलाइन की ऊर्जा से चमक रही थी और आगे की ओर भोंक दी। ये सूरमास के गले को निशाना बना रही थी। फेरान ने कहा, उसे जान से मत मारो। तलवार थोड़ा हट गई और सूरमास के सीने की ओर भोंकी। सूरमास अब तक बस इस चिंता में था कि वो अपने गुस्से को कहाँ निकालेगा। तलवार को अपनी ओर आते देख वो पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसका शरीर उभरा और महिषासुर ब्लडलाइन की शक्ति फूट पड़ी, जैसे कोई बेल जाग उठा हो और उसकी रक्षात्मक शक्ति ने तलवार को सीधे मोड़ दिया। तलवार का सिरा सूरमास के शरीर में बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सका, जैसे लोहे से टकरा गई हो। शिष्य का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो चौंक गया। उसने अपनी ब्लडलाइन की शक्ति इस्तेमाल की, एक बाघ जैसी ऊर्जा के साथ दहाड़ा और तलवार को और ज्यादा जोर से घुसेड़ने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी पूरी ताकत लगा पाता, सूरमास ने उसके मुंह पर एक घातक मुक्का जड़ दिया। मैंने तुझे हटने को कहा था ना, कमीने। शिष्य दर्जनों मीटर दूर उड़ गया। वो जमीन पर गिरा, उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई और वह कराह उठा। ये कितना शक्तिशाली है। बाकी शिष्यों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने डर नहीं दिखाया। फेरान ने हंसकर कहा, क्या तुम लोग किसी ताकतवर और रक्षात्मक व्यक्ति को प्रशिक्षण के लिए नहीं ढूंढना चाहते थे? ये सबसे अच्छा लक्ष्य है। कंतारा के 9वें लेवल पर होने के बावजूद इस तरह की रक्षा और शक्ति, इससे पता चलता है कि उसकी ब्लडलाइन का स्तर कम नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये धवलकुल का एक प्रतिभाशाली शिष्य होना चाहिए। उसके पीछे के शिष्य तुरंत आगे बढ़े। वे 6 थे, सभी युवा और प्रशिक्षित, ब्लडलाइन की शक्ति से लैस। धवलकुल, एक शिष्य ने व्यंग्य से कहा, वो धवलकुल जिसने हेलगेट और नवखंड महासंघ को नाराज किया। आज देखते हैं कि धवलकुल का प्रतिभाशाली शिष्य क्या कर सकता है। हमला! वूश 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 वूश। सभी 6 लोग धुंधले हो गए और सूरमास के चारों ओर उतर गए, जैसे कोई घेरा बना लिया हो। फेरान ने तिरस्कार भरे स्वर में हंसा, लड़के, अगर तू मुझे बता दे कि अभी क्या हुआ, ये भूकंप, ये तबाही, तो मैं तुझे थोड़ा और आराम से मरने दूंगा। लेकिन उसकी बात खत्म होने का इंतजार किए बिना सूरमास ने उसे घूरा और चिल्लाया, मैंने कहा था, हट जा। फेरान का चेहरा क्रूर हो गया। कमीने, तू बस धवलकुल का एक मामूली सा कीड़ा है और मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? इसे पीटो। पल में 6 शिष्य एक साथ हमला करने लगे और उसी पल में उन्होंने अपनी ब्लडलाइन शक्तियों का भी उपयोग किया। 6 में से 3 के पास 20 ब्लडलाइन थी और बाकी 3 के पास उससे भी ज्यादा ताकतवर ब्लडलाइन थी, जैसे 9वें सितारे की। और सबकी शक्तियां सूरमास से ऊपर थीं। वे नीलतारा के 7वें, 8वें या 9वें लेवल पर थे। 6 लोग एक व्यक्ति को घेरे हुए थे। सूरमास बिल्कुल उनका प्रतिरोध नहीं कर सका। महिषासुर ब्लडलाइन की शक्तियां भी कुछ काम नहीं आए और उसके शरीर पर कई खूनी छेद बन गए। खून बह रहा था, पर वो अभी भी खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में लड़ने का पहले जैसा जुनून नहीं था। फेरान ने हंसकर कहा, बच्चे, अब माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है। आर्यन खंडहरों के नीचे दब गया था तो शायद वह जीवित नहीं बच सकता था। चूंकि ऐसा था, सूरमास अब जीना नहीं चाहता था। उसने फेरान को घूरा और गुस्से में बोला, मैंने कहा, हट जा, मारो। फेरान की आंखें क्रूर हो गईं, क्योंकि उसका हत्या का इरादा बढ़ गया। तुरंत 6 शिष्यों ने और भी तेजी से हमला किया। तलवारें चमकी, मुठ्ठियां हवा चीरती हुईं।
सूरमास ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा मर चुकी हो। उसने बिल्कुल भी रक्षा नहीं की और केवल एक शिष्य को पकड़कर उसे मारने की कोशिश की। भले ही वो मर जाए, वो किसी को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन शक्तियों में अंतर बहुत बड़ा था। वो अकेले उन 6 लोगों के हमलों का सामना नहीं कर सकता था। कुछ और हमलों के बाद सूरमास के शरीर पर घाव बढ़ गए। वो शराबी की तरह लड़खड़ा रहा था। उसी पल में जंगल में छिपे लोग चुपके से इस तमाशे का मजा ले रहे थे और उनका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। धवलकुल के शिष्य बहुत बेकार हैं। नहीं, वो धवलकुल का शिष्य बिल्कुल नहीं है। वो तो बस एक गुलाम है। क्या तूने उसके सीने पर गुलाम का निशान नहीं देखा? इंद्रकुल एक गुलाम से निपट रहा है। हा, इतना गिरा स्तर। वहीं कुछ दूरी पर एक चट्टान के बगल में 4 काले साए खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, क्या ये वो हो सकता है? नहीं, उसकी ऊंचाई गलत है। उसका कद और चेहरा भी गलत है। वो व्यक्ति नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। उसी पल में ऊंचाई से एक आकृति उतरी, एक युवा योद्धा। उसके हाथ में एक पैना ब्लेड पकड़ा हुआ था। वह तेजी से आगे बढ़ा जैसे कोई तीर। तुरंत उन 4 काले सायों में से एक ने एक चित्र निकाला और सामने की आकृति को देखकर वे उत्साहित हो गए। सूरमास, जिसके शरीर पर अब खून के निशान और घाव थे, 6 इंद्रकुल शिष्यों के हमलों से पीछे हटने को मजबूर था। 6 तलवारें, 6 ब्लडलाइन शक्तियां उस पर एक साथ टूट पड़ी थीं। उसकी महिषासुर ब्लडलाइन अब टूटने की कगार पर थी और उसका शरीर थरथरा रहा था। जिस पल उसकी जान दांव पर थी, सूरमास ने अपनी आखिरी सांस में जोर से चिल्लाया, बॉस, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी एक तेज चमक के साथ एक ब्लेड ने सभी तलवारों को बीच में ही रोक दिया। एक परिचित आकृति सूरमास के सामने उतरी और उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इतनी जल्दी ऊपर जाने की क्या जरूरत सूरमास? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। वो आवाज वही पुरानी, आत्मविश्वास भरी, थोड़ी सी घमंडी, सूरमास के लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। उसने अपनी धुंधली आंखें मली और जब उसने सामने खड़े शख्स को देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। बॉस, मुझे पता था कि तुम ठीक होगे। वो मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसा, जैसे कोई बच्चा अपनी खोई हुई चीज पाकर हंसता है। आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, कुछ नहीं होगा सूरमास। अब देख, असली खेल शुरू होने वाला है। इंद्रकुल के 6 शिष्यों में से एक ने अपनी तलवार को हवा में लहराया और अचानक उसकी तलवार एक सर्प की तरह आर्यन की असुरा ब्लेड पर बल खाकर आगे बढ़ी। वह सीधे आर्यन के गले की ओर थी और वो शिष्य खुद भी बल खाती नागिन की तरह आगे बढ़ रहा था। मर, कमीने, उसने जोर से दहाड़ा। तीसरे भाई की आत्मा सर्प ब्लडलाइन। एक अन्य शिष्य ने चिल्लाकर कहा, ये घातक चाल है। ये लड़का अब गया। लेकिन आर्यन के मुंह का कोना पीछे खींचा और उसने ठंडे स्वर में हंसा, ओह ब्लडलाइन की शक्ति। अच्छा, तो मैं तुझे असली ब्लडलाइन की ताकत दिखाता हूँ। उसने अपने दाहिने हाथ को एक पंजे की तरह बनाया और उसकी तलवार से बचते हुए सीधे उसके सीने पर हाथ रख दिया। आर्यन की गति बहुत तेज थी, इतनी कि जब तक वो शिष्य कोई प्रतिक्रिया देता आर्यन की कर्सपिशाच तकनीक सक्रिय हो चुकी थी। शिष्य का चेहरा अचानक बेकाबू हो गया। वो सीधे आर्यन की ओर बढ़ा और अपनी तलवार भोंकने की कोशिश की। लेकिन उसी पल उसकी शक्ति तेजी से सिकुड़ने लगी, जैसे उसकी सारी शक्ति उसके सीने से बाहर खींची जा रही हो। उसकी तलवार हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और उसका शरीर तेजी से एक सूखी लाश में बदल गया। डिंग, बधाई हो आर्यन। इंद्रकुल के एक शिष्य को मारने पर 1200 एक्सपी पॉइंट्स, 100 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। बधाई हो आर्यन, एक स्टार क्रिस्टल प्राप्त हुआ। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। नागदेव बीस्ट की ब्लडलाइन को अवशोषित करने के बाद आर्यन की कर्सर ब्लडलाइन 2 लेवल बढ़कर 22वें लेवल तक पहुंच गई थी। इसकी कर्सपिशाच तकनीक की अवशोषण शक्ति अब दोगुनी तेज हो गई थी। एक नीलतारा स्तर के योद्धा को सोखकर सूखा देने में केवल कुछ सेकंड लगे। ये 20वें लेवल की तुलना में कहीं ज्यादा घातक था। ब्लडलाइन का स्तर जितना ऊंचा, शक्ति उतनी ही भयानक। आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। इंद्रकुल के बाकी शिष्य इतने डर गए कि उनके चेहरे सफेद पड़ गए। एक शिष्य ने कांपते स्वर में चिल्लाया, शैतानी जादू, ये शैतानी जादू है। ये लड़का शैतानी पंथ का सदस्य है। फेरान का चेहरा गहरा पड़ गया। उसने आर्यन को घूरते हुए कहा, ये बस नीलतारा के 5वें लेवल का कचरा है। इसे मारो, सब एक साथ। आर्यन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया, तो आओ, आज कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। उसकी आवाज में एक ठंडी क्रूरता थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। अभी अभी सोखी गई शिष्य की शक्तियों में से उसकी सर्प ब्लडलाइन को आर्यन की कर्सर ब्लडलाइन ने अवशोषित कर लिया था, पर बाकी शक्तियों को उसने अभी तक छोड़ा नहीं था। आर्यन जैसे ही उन शक्तियों का इस्तेमाल कर बाकी शिष्यों पर हमला करने वाला था, उसी पल एक जोरदार आवाज गूंजी, रुको। जंगल से एक व्यक्ति बाहर निकला। वह लंबा था, एक काले लबादे में लिपटा हुआ और उसकी आंखें एक बाज की तरह तेज थीं जो सीधे आर्यन पर टिकी थी। उसके पीछे पीछे 3 अन्य लोग थे जो हूबहू उसी के जैसे भेष में थे। फेरान ने ठंडे स्वर में हंसकर कहा, तू कौन है भाई? क्या तू मेरे इंद्रकुल के मामलों में टांग अड़ाना चाहता है?
उसके शब्द घमंड से भरे थे, जैसे वह उनको चेतावनी दे रहा हो कि इंद्रकुल से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। लेकिन उन लोगों ने फेरान की ओर देखा तक नहीं। उनकी नज़रें बस आर्यन पर थीं, जैसे बाकी की दुनिया उनके लिए मायने नहीं रखती थी। वे बड़े बड़े कदमों से आर्यन की ओर बढ़े, उनकी आंखों में एक ही लक्ष्य था। फेरान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जैसे उसका अपमान हुआ हो। उसने घूरकर कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ, यह मेरे इंद्रकुल का मामला है। पीछे हटो, वरना। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक काली छाया चमकी। एक ठंडी तलवार जो हवा को चीर रही थी फेरान के गले पर टिक गई, और एक ठंडी आवाज गूंजी, एक और शब्द बोलकर देख, और तेरा सिर धड़ से अलग। ये इतना तेज हुआ कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। फेरान, जो इंद्रकुल का एक एल्डर था, वक्त पर हिल भी नहीं पाया। अगर तलवार 1 इंच और आगे बढ़ती तो उसकी जान चली जाती। वह सांस लेने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था, उसका चेहरा पसीने से तर था। वह नकाबपोश फेरान को तिरस्कार भरे अंदाज में देखकर हंसा। उसने धीरे से एक कदम पीछे लिया, तलवार वापस खींची, और फिर अपने समूह के साथ आर्यन की ओर बढ़ा। वो 4 लोग थे, उनकी कोई आभा नहीं थी, जैसे 4 जिंदा भूत हों। उनका लीडर, जिसके लबादे के कंधे पर एक छोटा सुनहरे तारा चमक रहा था, आर्यन के सामने आया और सीधे बोला, तेरा नाम आर्यन है। आर्यन चुपके से चौंक गया, लेकिन उसने चेहरा शांत रखा। तुझे मेरा नाम कैसे पता? लीडर ने हल्की मुस्कान दी, लगता है धवलकुल की ये यात्रा सही जगह पर आई है। तेरी विशेष पहचान के कारण मुझे तुझे बताना होगा कि हम वरदान मंडल के शिकारी हैं। कोई तेरी जान के लिए ऊंची कीमत देने को तैयार है। वरदान मंडल का नाम सुनते ही इंद्रकुल के शिष्यों के चेहरे बदल गए। फेरान का चेहरा और पीला पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आर्यन ने लीडर को घूरा और बोला, तो तुम मुझे मारने आए हो? लीडर ने शांत स्वर में कहा, तू ऐसा कह सकता है, लेकिन अगर तू चुपचाप मेरे साथ चल ले तो तू कुछ और दिन जी सकता है। तेरी जिंदगी की कीमत तेरी मौत की कीमत से 2 गुनी है। आर्यन फिर से चौंक गया। क्या कोई मुझे जिंदा खरीदना चाहता है? लीडर ने सिर हिलाया, हाँ। हेल गेट, फिर से हेल गेट। आर्यन ने मन ही मन पिछले अनुभव को याद किया, जब ईवेश भाग गया था। वह बुदबुदाया, तो जो लोग मेरी जान चाहते हैं वे नवखंड महासंघ से होने चाहिए। लीडर ने हल्की हंसी के साथ कहा, लगता है तेरे पास कुछ दिमाग तो है, इसलिए कहता हूँ कि दिमाग से काम ले और चुपचाप हमारे साथ चल। अगर तू जिंदा रहा तो हम ज्यादा कमाएंगे, लेकिन अगर तू मरना चाहता है तो फिर भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दरअसल उसे भी आर्यन की असली पहचान नहीं पता थी, लेकिन कोई ऐसा शख्स जो हेलगेट और नवखंड महासंघ द्वारा वांछित था, उसकी पहचान साधारण तो बिल्कुल नहीं होगी। वो कैसा अस्तित्व था वह वाकई अनुमान नहीं लगा सकता था, लेकिन वरदान मंडल का नियम था, सिर्फ लक्ष्य को पकड़ो, सवाल मत पूछो। आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, और चूंकि तुम्हें पता है कि मेरी पहचान खास है, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मुझे भड़काओ मत, वरना मैं तुम्हारी पुश्तों तक को तबाह कर दूंगा। उसकी आवाज में एक ठंडी धमकी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। हा हा हा, लीडर जोर से हंसा, शायद तुझे हमारे वरदान मंडल के तरीकों का पता नहीं है। एक बार मिशन जारी हो गया तो हम मरने तक नहीं रुकते। तो बेहतर होगा कि तू अपनी जान बचा, क्योंकि हमें मारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी पल लीडर अचानक हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसका एक हाथ आर्यन को पकड़ने के लिए बढ़ा, जबकि काले लबादे के नीचे उसके दूसरे हाथ में खतरनाक शक्ति जमा हो रही थी। आर्यन की गति धीमी नहीं थी, लेकिन लीडर की तुलना में वह धीमा पड़ रहा था। जब कोई चारा नहीं बचा तो उसने तुरंत अभी शिष्य से अवशोषित की गई शक्ति छोड़ी। बूम, एक विस्फोटक आवाज गूंजी और हवा में सांप की तरह एक ऊर्जा लहर फैल गई। लेकिन इस शक्ति के छूने से पहले ही लीडर की आकृति गायब हो गई, जैसे कोई भूत हवा में विलीन हो गया हो। आर्यन का दिल धड़क गया। ये बुरा हुआ, लीडर की आकृति पहले से ही आर्यन के उतरने की जगह पर इंतजार कर रही थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि वो एक छाया की तरह लग रहा था। उसकी शक्तियां आर्यन से कहीं ऊपर थी, शायद हस्तारा के शिखर की। कमीने, सूरमास उठ खड़ा हुआ, उसका शरीर एक भैंसे की तरह उभरा और वह लीडर की ओर दौड़ा, जैसे कोई पहाड़ टकराने जा रहा हो। मेरे बॉस को छूने की हिम्मत! लेकिन लीडर के एक हल्के से वार से सूरमास दूर उड़ गया, जमीन पर गिरा और मलबे में धंस गया। जैसे ही लीडर का ध्यान हल्का सा सूरमास की ओर हुआ, उसी पल आर्यन ने मौका पकड़ा। तूफानी पैर तकनीक, उसने चिल्लाया और हवा में उछलकर लगातार नीचे की ओर लातें मारी, जैसे कोई तूफान बरस रहा हो। लेकिन अभी उसकी लात लीडर को छू भी नहीं पाई थी कि लीडर ने उसकी टांग पकड़ ली और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। बैम, जमीन पर एक गड्ढा बन गया। शक्तियों में अंतर बहुत बड़ा था। उनकी गति, शक्तियां और प्रतिक्रियाएं एक ही स्तर पर नहीं थीं। इंद्रकुल के शिष्य, जो अब तक डर से कांप रहे थे, हैरान थे और एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। वरदान मंडल के लोग वाकई खतरनाक हैं।
ये तो सिर्फ एक सितारा शिकारी है, फिर भी इतना शक्तिशाली। वरदान मंडल हजारों सालों से डार्क वर्ल्ड में है और वे और शक्तिशाली होते जा रहे हैं। कुछ ही ताकतें उन्हें नाराज करने की हिम्मत करती हैं। सबसे जरूरी बात, वे हमेशा तटस्थ रहते हैं, केवल शिकार मिशन स्वीकार करते हैं। पता नहीं इस लड़के का इनाम कितना है। हेलगेट और नवखंड महासंघ ने मिशन क्यों जारी किए? इंद्रकुल के शिष्य समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब जब वह मरने वाला था तो उनके दिलों में अजीब सी खुशी थी, साथ ही डर भी था। वो जानते थे कि वो आर्यन का मुकाबला नहीं कर पाते। लीडर नीचे पड़े आर्यन को देख रहा था। क्या तू अभी भी लड़ना चाहता है? उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे कोई मृत्यु का दूत बोल रहा हो। उसके बाकी 3 साथी पास आए और उन्होंने आर्यन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। बच्चे, मुसीबत मत मोल ले, हम तुझे कोई मौका नहीं देंगे, एक ने कहा। उनकी आंखों में निर्ममता थी। वरदान मंडल के शिकारी अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ते थे। आर्यन के मुंह से खून की एक धार निकली। उसने होठों से खून पोंछा और ठंडे स्वर में हंसा, मुझे मौका दोगे? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, अपने पीछे देखो। अचानक हवा में गर्मी बढ़ गई। एक विशाल बीस्ट फायर यूनिकॉर्न उनके पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसकी 2 आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं और उसकी माने और पूंछ से लपटें निकल रही थीं, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार हो। वो क्या है? एक डिवाइन बीस्ट। ये तो उसी लपट जैसी लग रही है जो थोड़ी देर पहले धमाके के समय निकली थी। वरदान मंडल के 4 शिकारियों के चेहरे बदल गए। लीडर ने ठंडे स्वर में कहा, तुम तीनों उसका सामना करो, मैं इस बच्चे को ठिकाने लगाता हूँ। फायर यूनिकॉर्न की आभा ने उन्हें डरा दिया था। उसकी लपटें साधारण आग नहीं थीं, वे डिवाइन फायर थीं जो हड्डियों तक को जला सकती थीं। लीडर ने आर्यन को खूनी मंशा से घूरा। अगर वह उसे जिंदा नहीं ले जा सकता था तो वो उसे मार डालेगा। वरदान मंडल का इतिहास असफलता से कभी दागदार नहीं हुआ था और आज भी नहीं होगा। फायर यूनिकॉर्न, इन्हें मार डाल, आर्यन ने दहाड़ते हुए आदेश दिया। फायर यूनिकॉर्न ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और उसके शरीर पर आग की लपटें और तेज जलने लगीं। वो हवा में उछला और 3 शिकारियों की ओर बढ़ा। बूम बूम बूम, 3 जोरदार आवाजों के साथ तीनों शिकारियों के शरीर लावे में बदल गए और धीरे धीरे पिघल गए। एक भी हड्डी नहीं बची, वे राख में बदल गए। पल में मार डाला। आर्यन के दिमाग में 3 सूचनाएं गूंजीं। डिंग डिंग डिंग। फायर यूनिकॉर्न अब उसका पेट था, इसलिए इसके द्वारा मारने से एक्सपी पॉइंट्स मिलना स्वाभाविक था। लीडर का चेहरा बदल गया। उसने गलत अनुमान लगाया था। फायर यूनिकॉर्न की शक्ति और उसके शरीर की आग की लपटें साधारण से पूरी तरह अलग थीं। वह असामान्य रूप से भयंकर थीं। उसका शरीर हिला और उसकी नज़र आर्यन पर टिक गई। चूंकि मैं तुझे जिंदा नहीं ले जा सकता तो मर कुत्ते, उसने दहाड़ते हुए कहा और अपने तेज पंजों से आर्यन का सिर फाड़ने की कोशिश की। आर्यन की भौहें सिकुड़ी। तो आ कमीने, उसने सृष्टिनाश दंड को कसकर पकड़ा जिसके सिरे पर डिवाइन फायर जल रही थी। जैसे ही लीडर ने हमला किया, आर्यन ने दंड से जवाबी हमला किया। बूम, दोनों शक्तियां टकराईं। आर्यन की बांह सुन्न हो गई, वह इस शक्ति को सहन नहीं कर सका। लेकिन लीडर को भी अच्छा खास झटका लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन के पास अभी भी इतनी ताकत बची होगी। वार खाली जाने से लीडर की आंखों में हत्या की मंशा और बढ़ गई। लेकिन उस पल में फायर यूनिकॉर्न आर्यन के पास उतर चुका था। आर्यन जमीन से रेंग कर उठा और लीडर के अगले हमले का इंतजार किए बिना वह उछला और फायर यूनिकॉर्न की पीठ पर सवार हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू मुझे मारना चाहता था, अब मेरी बारी है तुझे मारने की। एक लाल रोशनी चमकी। फायर यूनिकॉर्न अकल्पनीय गति से लीडर के पास उतरा और अपने माथे पर नुकीले सींग से नीचे की ओर हमला किया। बैम, लीडर दूर उड़ गया जैसे कोई पत्थर हवा में फेंका गया हो। उसके गिरने का इंतजार किए बिना फायर यूनिकॉर्न फिर से उसकी ओर बढ़ा और अपने सींग से दोबारा हमला किया। बूम, इस बार वो जमीन में धंस गया, एक गहरा गड्ढा बनाते हुए। आर्यन फायर यूनिकॉर्न की पीठ से नीचे कूदा, सृष्टिनाश दंड को लहराया और फिर गड्ढे में उतरकर उसने लीडर को कुत्ते की तरह पीटा। वरदान मंडल, मुझे मारना चाहते हो? आओ ना। उसकी हर चोट के साथ डिवाइन फायर की लपटें उड़ रही थीं और लीडर का शरीर खून से लथपथ हो गया। उसकी एचपी तेजी से घट रही थी, वह इसे झेल नहीं पा रहा था। और जैसे ही उसकी एचपी 0 पर पहुंची, आर्यन ने चिल्लाया, मेरे लिए फट जा। लीडर मर गया और सिस्टम की बीप बजी। डिंग, बधाई हो आर्यन, एक सितारा शिकारी को मारने पर 5000 एक्सपी पॉइंट्स, 400 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। बधाई हो आर्यन, 10 स्टार क्रिस्टल प्राप्त हुए। बधाई हो आर्यन, असुर पंजा तकनीक प्राप्त हुई। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? सिस्टम की लगातार कई आवाजें गूंजी और जब आर्यन को लगा कि यह खत्म हो गया, एक और सूचना आई। डिंग, बधाई हो आर्यन, शिकारी मोड को सक्रिय करने के लिए आपको विशेष पुरस्कार के रूप में 100 एक्सपी पॉइंट्स, 100 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 100 शॉप पॉइंट्स प्राप्त हुए। शिकारी मोड, क्या ये एक नया मोड है? आर्यन ने धीरे से बुदबुदाया, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं।
यह मोड़ पहले कभी धरती पर प्रकट नहीं हुआ था। उसी पल इंद्रकुल के शिष्य डर से कांप उठे। उनके चेहरे पीले पड़ गए और शरीर सिकुड़ गए। वे भागना चाहते थे लेकिन उनकी टांगें जैसे जम गई थीं। आर्यन की आंखों में ठंडी चमक थी। उसने विचार हिलाया और कहा, मारो, एक को भी जिंदा मत छोड़ो। फायर यूनिकॉर्न ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और तेजी से उनकी ओर दौड़ा। कुछ ही पल में वो आर्यन के पास लौट आया। इस दौरान एक भी चीख नहीं निकली। इंद्रकुल के सभी शिष्य राख में बदल गए। डिंग 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 डिंग। आर्यन के दिमाग में 5 सूचनाएं गूंजीं, लेकिन उसने इन पर ध्यान नहीं दिया और शिकारी मोड को खोला। सिस्टम, शिकारी मोड, मिशन, कोई नहीं। विवरण, शिकारी मोड अलग से एक मिशन जारी करेगा। मिशन या तो उच्च या निम्न स्तर का होगा और यह कभी भी दिया जा सकता है। अगला मिशन बस मौजूदा मिशन पूरा करने के बाद जारी किया जाएगा। विवरण 2, मिशन का स्तर जितना ऊंचा होगा पुरस्कार उतना ही उदार होगा। विवरण 3, मिशन पूरा करने से शिकारी पॉइंट्स मिलेंगे जिन्हें गुप्त क्षेत्रों को खोलने में उपयोग किया जा सकता है। विवरण 4, गुप्त क्षेत्र, अमृतस्वर्ग गुप्त क्षेत्र, अंधुजाड़ गुप्त क्षेत्र, गर्त्युगीन गुप्त क्षेत्र, वेगौषध गुप्त क्षेत्र, वेगेरे गुप्त क्षेत्र, वेगशिल्प गुप्त क्षेत्र। विवरणों की एक श्रृंखला ने आर्यन को उत्साहित कर दिया। क्या ये बहुत ज्यादा कमाल का नहीं है? उसने मन ही मन सोचा। शिकारी मोड मेरे लिए ही बना है। अगर मैं गुप्त क्षेत्रों के लिए पर्याप्त पॉइंट्स जमा कर लूं तो ये खजाने की तरह नहीं होंगे। दिव्य अस्त्र, शक्तियां और कौशल सब मेरे लिए। हा। सूरमास पास आया और बोला, बॉस, वरदान मंडल के सारे शिकारी बहुत शक्तिशाली हत्यारे हैं। क्या हम उन्हें मारने के बाद वाकई ठीक रहेंगे? वरदान मंडल का कभी मिशन में असफल होने का रिकॉर्ड नहीं था। इस बार वो असफल हो गया था। ये साफ था कि आर्यन ने एक बहुत बड़ी ताकत को नाराज कर दिया था। आर्यन के मुंह का कोना हल्के से मुड़ा। उसने ठंडे स्वर में कहा, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, उन्हें है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। हेलगेट, वरदान मंडल और नवखंड महासंघ ये डार्क वर्ल्ड की ऐसी महाशक्तियां थीं जिनका नाम सुनकर योद्धाओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कोई अकेला व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, इनके सामने नहीं टिक सकता था। निस्संदेह आर्यन हेलगेट का यंग लीडर था, लेकिन हेलगेट के लोग उसे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उसे कारण नहीं पता था, लेकिन वो जानता था कि हेलगेट ने भी उसे नाराज किया था। नवखंड महासंघ के साथ भी यही था। आर्यन को नहीं पता था कि उसकी ताकतें कितनी मजबूत थीं, लेकिन इस बार उन्होंने वास्तव में उसे मारने के लिए लोग भेजे थे। ईवेश के अलावा उन्होंने भी उसे अब भड़का दिया था। जहां तक वरदान मंडल की बात है, एक हत्यारा संगठन था, फिर वो खुद को इतना महान क्यों कहते थे? ये जानते हुए कि वे इनाम शिकारी हैं। तो देखते हैं कि कौन किसका शिकार करता है। यह उसने उन्हें नहीं भड़काया था, बल्कि इस बार उन्होंने ही गलत आदमी से पंगा लेने की भूल की थी। अल्पविराम, आधे घंटे बाद नागकुट पर्वत की धरती अब शांत हो चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी खून की गंध तैर रही थी। सूरमास, जिसके शरीर पर जख्मों के निशान थे, ने कुछ हील पिल्स निगली। उसकी चोटें धीरे धीरे स्थिर हो रही थीं और उसका चेहरा अब पहले से बेहतर दिख रहा था। उसने पूछा, बॉस, अब हम क्या करें? धवलकुल वापस चलना है या कुछ और करना है? आर्यन ने फायर यूनिकॉर्न की ओर देखा और ठंडे स्वर में, लेकिन आंखों में एक पागलपन भरी चमक के साथ कहा, अब वक्त है एक पागलपन भरे नरसंहार का। अभी तक उसने केवल रक्तबेला जड़ी बूटी पाई थी, लेकिन अन्य जड़ी बूटियां नहीं मिली थीं। फायर यूनिकॉर्न की मदद से वो पूरी नागपुर पर्वत श्रृंखला को उलट पुलट कर सकता था। एक विचार के साथ आर्यन ने कहा, शुरू करो। उनके वहां से जाने के बाद अंधेरे से एक रहस्यमयी आकृति निकली। ये एक लंबा काले लबादे में लिपटा हुआ शख्स था, जिसकी आंखें सर्प की तरह चमक रही थी। उसने बुदबुदाया, हेलगेट का यंग लीडर वाकई असाधारण है। एक डिवाइन बीस्ट भी उसके आदेश मानता है। रोचक, बहुत रोचक। उसकी बात खत्म होते ही वो हवा में विलीन हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अल्पविराम, 2 दिन बाद नागकुट पर्वत की गहराइयों में आर्यन और फायर यूनिकॉर्न एक तूफान की तरह तबाही मचा रहे थे। बीस्ट्स के बड़े बड़े झुंड उनके सामने राख में बदल रहे थे। डिंग, बधाई हो आर्यन, 3 सितारा बीस्ट को मारने पर 1200 एक्सपी पॉइंट्स, 100 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 1 काल मूल्य प्राप्त हुए। बधाई हो आर्यन, आपने पहले लेवल का काल मूल्य सक्रिय किया और एक विशेष वस्तु प्राप्त की है। कृपया निम्न में से एक चुनें, नारंगी डिब्बा, मिथकीय डिब्बा, क्रम डिब्बा, अज्ञात डिब्बा। अज्ञात डिब्बा, आर्यन ने तुरंत चुना। उसकी आंखें लालच और उत्साह से चमक रही थीं। डिंग, ड्रैगन ताबूत को ऊर्जा मिली है, 5 सितारे पूरे हुए। ओमनिवर्स तोप तैयार है, कृपया अपना लक्ष्य चुनें। हा, आर्यन की आंखें चमक उठीं। ओमनिवर्स तोप उसके लिए एक अतिरिक्त जीवन रक्षक तावीज की तरह था। चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो, अगर उसकी जान को खतरा हुआ, ये तोप उसे पल में राख कर सकती थी। अब कुछ बड़ा करने का वक्त है। देखते हैं 10वें लेवल के काल मूल्य की ताकत क्या है। आर्यन उत्साहित था।
उसने सोच लिया था कि कुछ करो तो बड़ा करो। वो जानता था कि काल मूल्य का हर लेवल पिछले से ज़्यादा शक्तिशाली होता था। पहला लेवल ही इतना धांसू था तो 10वां लेवल क्या कमाल दिखाएगा। दूसरे लेवल के लिए 1000 पॉइंट्स, तीसरे के लिए 5000, चौथे के लिए 20,000, चाहे कितने भी पॉइंट्स लगे। मैं अब 10वें लेवल का काल मूल्य खोलूंगा और देखूंगा कि क्या मैं एक स्वर्गीय सम्राट या कोई और धमाका निकाल सकता हूँ। उसने जोर से हंसते हुए कहा, सूरमास, और जोर से। आर्यन ने दहाड़ लगाए। सूरमास, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, दूर से बीस्टों का एक विशाल झुंड ले आया। उसने चिल्लाया, बॉस, वे आ गए। बीस्टों का पूरा झुंड। आर्यन ने दंड को हवा में लहराया और फायर यूनिकॉर्न के सिर पर थपथपाया। खाना बंद कर और काम शुरू कर। फायर यूनिकॉर्न ने अपना सिर झुकाया, उसकी आंखें क्रूर आभा से चमक उठीं। मेरे खाने में खलल डालने की सजा मौत है। उसने दहाड़ लगाई और उसकी लपटें आकाश में उछलीं। वह पल में बीस्टों के झुंड की ओर दौड़ा। बूम, जैसे कोई अग्नि तावीज फट गया हो, डिवाइन फायर पर्वत में चारों ओर फैल गई। आसपास का सब कुछ राख में ढक गया। सारे बीस्ट तुरंत मार दिए गए। बस कुछ 5 सितारा बीस्ट्स बचे थे जिनके चेहरे झुलस गए थे। वे यूनिकॉर्न को देखकर डर से कांप रहे थे। मरो। फायर यूनिकॉर्न ने एक और दहाड़ लगाई और उन सबको भी राख में बदल दिया। सिस्टम की बीप लगातार गूंज रही थी जैसे कोई पटाखों की माला फोड़ रहा हो। हा, आर्यन हंस पड़ा। ये तो बस एक झुंड था और मुझे इतने पॉइंट्स मिल गए। जारी रखो। फायर यूनिकॉर्न की ताकत के साथ आर्यन बेहद उत्साहित था। उसके एक्सपी, पॉइंट्स और काल मूल्य तेजी से बढ़ रहे थे। 10वें लेवल का काल मूल्य, मैं तुझे जल्दी खोलूंगा। मैं तुझे खोलकर ही रहूंगा। ही, ये सोचकर आर्यन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। जारी रखो, जारी रखो। 1 महीने बाद धवलकुल के मुख्य हॉल में। धवलकुल का मुख्य हॉल एक भूतिया सन्नाटे में डूबा हुआ था। कुलपति शहयार अपने सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा चिंता और गुस्से से भरा था। अब भी आर्यन की कोई खबर नहीं। उसने गर्जना की। हेलगेट द्वारा दी गई समय सीमा अब 7 दिन में खत्म होने वाली थी। आर्यन धवलकुल की आखिरी उम्मीद था, हेलगेट का यंग लीडर जिसकी महाशक्तिशाली ब्लडलाइन उस चीज की जगह ले सकती थी जो वो हेलगेट को देने वाले थे। पर अब वो गायब था और धवलकुल खतरे में था। हॉल में सन्नाटा छाया गया। सभी एल्डर सिर झुकाए खड़े थे जैसे बच्चे डांट खा रहे हों। शहयार ने फिर गर्जना की, बेकार, तुम सब बेकार हो। एक छोटे से गुलाम की देखभाल भी नहीं कर सकते, उसे ढूंढ भी नहीं सकते। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बेकार हो? उसकी आवाज में निराशा और डर साफ झलक रहा था। अगर आर्यन नहीं मिला तो हेलगेट धवलकुल को राख में मिला देगा। एक एल्डर ने हिम्मत करके कहा, कुलपति, ये ग्रेट एल्डर अमोघस की गलती है। अगर उन्होंने आर्यन को नहीं जाने दिया होता तो हम इस स्थिति में नहीं होते। हाँ, ये अमोघस की गलती है। वो खुद तो भाग गया और अपनी बीमार बेटी को छोड़ गया। कुलपति, अमोघस की वजह से हमारा जीना हराम हो चुका है, तो क्यों ना हम भी उसका जीना हराम कर दे। सभी एल्डरों ने अपने तीर अमोघस की ओर मोड़ दिए। शहयार को अमोघस से नफरत हो रही थी। अगर वो आर्यन को नहीं भगाता तो क्या वो इस संकट में होते। शहयार की आंखें क्रूर हो गईं। अमोघस, तू भले ही उस दलदल में चला गया, लेकिन तेरी बेटी अब भी यहाँ है। अगर तू मुझे आसानी से नहीं जीने देगा तो मैं भी तुझे आसानी से नहीं जीने दूंगा। उसने गर्जना की। तभी एक एल्डर ने चालाकी से कहा, कुलपति, मैंने सुना है कि आर्यन ने जाने से पहले अमोघस की बेटी को 2 स्वर्गीय नियति पिल्स दी थीं। उनके बिना वो बूढ़ी हो जाएगी और मुरझा जाएगी। ये वह चीज है जो अमोघस सबसे ज्यादा नहीं देखना चाहता। क्यों ना हम। शहयार की भौहें सिकुड़ गईं। उसका दिल कठोर हो गया। अमोघस 1 महीने से अधिक समय से गायब था। या तो वह उस दलदल में मर गया था या भाग गया था। अमोघस, तू पहले बेरहम था। मुझे अन्याय होने के लिए दोष मत देना, उसने मन ही मन सोचा। फिर उसकी नज़र गहरी हो गई। एल्डरों ने उसके इरादे समझ लिए और मुस्कुराए। कुछ देर बाद सभी तितर बितर हो गए। उनके जाने के बाद हॉल में शहयार अकेला बचा था। आखिरी 7 दिन बचे हैं, शहयार ने बुदबुदाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह मरना नहीं चाहता था। वह वाकई मरना नहीं चाहता था। अब उसे लग रहा था कि काश वह धवलकुल का कुलपति ना होता। अमोघस, क्या तूने शुरू से ही यह सब अनुमान लगा लिया था? उसने गुस्से में सोचा। तूने मुझे कुलपति का पद दिया और मुझे इस हताश स्थिति में डाल दिया। तू भाग गया, पर मुझे यहाँ रक्षक बनकर रहना पड़ रहा है। मुझे ही यहाँ क्यों रहना चाहिए? शहयार का गुस्सा भड़क उठा। उसकी नज़र घातक हो गई और उसने ठंडे स्वर में हंसकर कहा, अगर तू जा सकता है तो मैं क्यों नहीं? किसने कहा कि धवलकुल के कुलपति को यहाँ रहना होगा? वह जोर से हंसा जैसे कोई पागल हो गया हो। इसके बाद वह बाहर गया और एक गुप्त कक्ष में घुसते हुए बोला, मैं कुछ दिन एकांत में रहूंगा। किसी से नहीं मिलूंगा तो किसी को भी मुझे परेशान नहीं करने देना। इन निर्देशों के बाद वो गुप्त कक्ष में अंदर चला गया। कोई मरना नहीं चाहता था।
डार्क वर्ल्ड की इस क्रूर दुनिया में जहां ताकत ही सब कुछ थी, मृत्यु का डर हर किसी के दिल में बसता था। शहरयार भी इसका अपवाद नहीं था। वह जानता था कि हेल गेट के लोग आएंगे और धवलकुल उनके सामने टिक नहीं पाएगा। पहले उसे नवखंड महासंघ से कुछ उम्मीद थी, लेकिन ईवेश के भाग जाने के बाद वह उम्मीद भी धूल में मिल गई थी। 7 दिन, केवल 7 दिन बचे थे धवलकुल की बर्बादी में। अल्पविराम। नागकूट पर्वत की गहराइयों में एक छोटी सी खुली जगह में आग की लपटें हवा में नाच रही थीं। फायर यूनिकॉर्न अपने एक हाथ में ढेर सारी हील पिल्स और दूसरे में जंगली सुअर का भुना हुआ पैर पकड़े हुए आराम से बैठा था। उसका मुंह चिकनाहट से चमक रहा था और वह जोर जोर से चबा रहा था। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट, ये गोलियां और भुना मांस, ये तो जन्नत का खाना है। आर्यन का दिल दुख रहा था। उसने अपनी सारी लूट जो उसने पिछले 1 महीने में बीस्ट्स को मारकर इकट्ठा की थी, शॉप पॉइंट्स में बदलकर फायर यूनिकॉर्न के लिए हील पिल्स खरीदी थी। यहाँ तक कि कुछ पुरानी तकनीकों को भी बेचना पड़ा था। लेकिन क्या करता, फायर यूनिकॉर्न ने पिछले महीने इतनी ऊर्जा खर्च की थी कि उसे इन पिल्स की जरूरत थी। बिना इनके वह शिकार करने को तैयार ही नहीं था। सूरमास, जो पास में एक पत्थर पर बैठा था, उदास चेहरा लिए बोला, यूनिकॉर्न भाई, थोड़ा धीरे धीरे खाना, कोई तुझसे ये छीनने नहीं आ रहा। सूरमास और फायर यूनिकॉर्न अब एक दूसरे से परिचित हो चुके थे। पिछले 1 महीने में उन्होंने साथ मिलकर हजारों बीस्ट्स को राख में बदला था। लेकिन फायर यूनिकॉर्न का लालच देखकर सूरमास का माथा ठनक रहा था। फायर यूनिकॉर्न ने आंखें तरेरी और एक कच्चा जंगली सुअर का पैर अपनी बाहों में पकड़ लिया। किसने कहा कि कोई छीनने नहीं आ रहा? तू इंसान नहीं है क्या? आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे वो अभी तैयार नहीं हुआ, इसे और आंच चाहिए। फायर यूनिकॉर्न ने कहा, चिंता मत करो, मेरा पूरा शरीर आग से ढका है, ये पल में पक जाएगा। आर्यन और सूरमास दोनों अवाक रह गए। पिछले 1 महीने में आर्यन ने नागकूट पर्वत के 10,000 मील के इलाके को उलट पुलट कर रख दिया था। नीलतारा के 5वें लेवल से वह अब 9वें लेवल पर पहुंच चुका था। उसकी कर्सर ब्लडलाइन और कर्स पिशाच तकनीक पहले से कहीं ज्यादा घातक हो गई थी। लेकिन सबसे जरूरी बात, उसके काल मूल्य पॉइंट्स अब 50,000 से ज्यादा हो चुके थे। वह 5वें लेवल का काल मूल्य कभी भी सक्रिय कर सकता था, लेकिन उसका मन 10वें लेवल पर अटका था। 10वें लेवल के लिए 1 लाख पॉइंट्स चाहिए थे और ये आसान नहीं था। इसके अलावा आर्यन को अब तक कोई किंग भी नहीं मिला था। अगर उसे एक किंग मिल जाता तो शायद वह 5वें लेवल का काल मूल्य फोड़ देता। और इस दौरान उसने सभी जरूरी जड़ी बूटियां इकट्ठा कर ली थी, सिवाय उस पौराणिक चंद्रकांति पुष्प के। ये जड़ी बूटी इतनी दुर्लभ थी कि सिर्फ भाग्य से ही मिल सकती थी। उसने हर गुफा, पहाड़, जंगल की तलाशी ले ली, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पेट भर गया? आर्यन ने फायर यूनिकॉर्न से पूछा। भर गया, उसने दहाड़ते हुए जवाब दिया, मुंह में मांस का टुकड़ा दबाए। तो काम शुरू कर, आर्यन ने चिल्लाया। आगे बढ़ते रहो, मारते रहो, मुझे और 20 चाहिए, और 20,000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, उसने बुदबुदाया। 10वां लेवल ना सही, 6ठा लेवल तो सक्रिय कर ही सकता हूँ। फायर यूनिकॉर्न ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और उसकी लपटें फिर से आकाश में उछलीं। वह जंगल में दौड़ा, एक नए नरसंहार की शुरुआत करते हुए। अल्पविराम। कई और दिन बीत गए। आर्यन के काल मूल्य पॉइंट्स तेजी से बढ़ रहे थे और एक्सपी पॉइंट्स 99% तक पहुंच चुके थे। वह बस एक कदम दूर था हस्तारा पर ब्रेक थ्रू करने से। लेकिन चंद्रकांति पुष्प अभी भी उसकी पहुंच से बाहर था। ये जड़ी बूटी मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही है, उसने चिढ़कर कहा। पूरे इलाके को उलट दिया फिर भी नहीं मिली। क्या ये एस रैंक मिशन इतना कठिन होना जरूरी है? मिशन का समय 6 महीने था। समय बहुत था, लेकिन अगर उसे जड़ी बूटी नहीं मिली तो उसे 10 साल भी दिए जाएं, वह मिशन पूरा नहीं कर पाएगा। मुख्य बात थी कि आर्यन नहीं चाहता था कि लायबा को बहुत लंबा इंतजार करना पड़े। जो व्यक्ति साधना नहीं कर सकता उसके लिए ये जीवन में सबसे दर्दनाक बात थी। तभी जंगल से गड़गड़ाहट की आवाजें आईं। सूरमास और फायर यूनिकॉर्न एक और 20 जून को राख में बदल कर लौटे। 2 और दिन बीत गए। इस दौरान आर्यन ने अगले स्तर पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। हस्तारा स्तर पर पहुंचने के साथ उसकी शक्तियां एक नई ऊंचाई पर थी। अल्पविराम। रात में एक दूसरी जगह नागकूट पर्वत की गहराइयों में शहरयार ने अपने कपड़े बदले हुए थे और एक हल्की मुस्कान के साथ आराम से चल रहा था। बस 2 दिन बचे हैं, उसने बुदबुदाया। 2 दिन बाद धवलकुल नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा। हा, धवलकुल की विरासत, कुलपति, सब बकवास है, उसने ठंडे स्वर में कहा। केवल जीवन मायने रखता है। जब तक मैं जिंदा हूँ सब कुछ संभव है। जब उसने धवलकुल छोड़ा, वह 18 शहरों में नहीं गया। इसके बजाय वह नागकूट पर्वत की गहराइयों में छिप गया था। यह उसकी चालाकी थी। यहाँ उसे ढूंढना समंदर में सुई ढूंढने जैसा था। जब हवा शांत हो जाएगी मैं बाहर आऊंगा, उसने सोचा। सब सोचेंगे कि मैं मर गया, लेकिन कुछ साल बाद मैं एक नया कुल बनाऊंगा। हा, उसके दिल का डर अब खत्म हो चुका था।
वह सुकून में था, जैसे मृत्यु से बच निकला हो। तभी उसे हवा में एक भुने हुए मांस की लुभावनी गंध महसूस हुई। उसका पेट गुर्राने लगा। ये कैसी गंध है, उसने सूंघा। बिना ज्यादा सोचे वह उस दिशा में बढ़ा। धवलकुल के शिष्य अपने कुल में थे, कोई इतनी गहराई में नहीं आ सकता था, और अगर कोई मिल भी गया तो क्या? वो धवलकुल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। वो उन्हें पल में मार डालता। अल्पविराम। जंगल की गहराई में आर्यन, सूरमास और फायर यूनिकॉर्न एक आग के पास बैठे थे। सूरमास एक बड़ा टुकड़ा चबाते हुए बोला, बॉस, तेरा बनाया खाना तो शानदार है। ये मांस पहले से ज्यादा कोमल और रसदार है। आर्यन ने हंसकर कहा, बेशक, फायर यूनिकॉर्न से भुना मांस अलग ही होगा ना। साधारण आगे से